Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, when is Bharatiya Bhasha Divas announced to be celebrated? And correct answer for this question is 11th of December. Next question was, which state will undertake first avian documentation exercise? And correct answer for this question is Nagaland. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this particular article is talking about the National Tribal Dance Festival in Chhattisgarh. देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। उसी के रिजल्ट में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। अच्छा, अब इस फेस्टिवल की खास बात क्या है, यहाँ पर 1500 से भी ज़्यादा जो ट्राइबल आर्टिस्ट थे अराउंड द वर्ल्ड, जो कि लगभग 10 कंट्रीज से आए हुए थे। इन कंट्रीज़ के नाम आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन जानने की कोशिश करें तो इसका जो स्टेट ट्री है दैट इज़ साल ट्री। इसी के साथ जो स्टेट एनिमल है दैट इज़ फॉरेस्ट बफेलो एंड स्टेट बर्ड इज़ हिल मैना। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही आप याद रखेंगे कि यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें अभी रिसेंटली ऐड किया गया था गुरु घासीदास नेशनल पार्क अलॉन्ग विथ तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा ये तो हो गया एक नेशनल पार्क, इसके अलावा उदांती सेतांदी, अचानकमार एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर सिचुएटेड हैं, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MP नगर जोन 2। साथ ही आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। चलिए पहले देख लेते हैं आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मथुरा वृंदावन है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा सेंटर है जहाँ सबसे ज़्यादा भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। इसको डिसाइड किया गया है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा इसे 2041 तक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, ओके, सो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को कब रीच किया जा सकेगा। सो यहाँ पर गवर्नमेंट का बोलना है कि जो टूरिस्ट व्हीकल्स आते हैं उन पर टोटली बैन लगाया जाएगा। कहाँ, ब्रज रीजन में एंटर होने से पहले। देखिए अब ब्रज रीजन की हम जब बात करते हैं तो ये रीजन इंक्लूड करता है पिलग्रिम सेंटर्स लाइक वृंदावन, कृष्ण जन्मभूमि। इसके अलावा अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई अब टूरिस्ट के व्हीकल्स तो यहाँ एंटर नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो ब्रज के एरिया में, ब्रज के रीजन में टूरिस्ट को लेकर जा सकें। साथ ही यहाँ पर 252 जो वाटर बॉडीज़ हैं और 24 फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको भी रिवाइव किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि जब भी किसी जगह पर कोई भी स्पॉट अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, राइट, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर लोगों का आना जाना भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वहाँ पर पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अब पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान इस एरिया में और इसके सराउंडिंग एरियाज़ को भी देखने मिल सकता है। देखिए तो अब किस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि अगर हमें लोकल इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, अगर हमें किसी भी रीजन की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना है एंड इफ़ इट इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपने टूरिज़्म को बहुत अच्छे से डेवलप करिए। सो अगर यहाँ के लोगों की इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है तो अल्टीमेटली हमें टूरिज़्म को भी बढ़ाना होगा। तो टूरिज़्म हमें कुछ इस तरीके से बढ़ाना है कि वो क्या करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हो, राइट। यहाँ पर पॉल्यूशन सबसे कम हो, साथ ही लोकल इकोनॉमी के साथ साथ, लोकल इकोनॉमी तो बढ़े बट इसका मतलब ये ना हो कि आपका जो
एनवायरनमेंट है उस पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़े, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कार्बन इमिशन आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले कार्बन को ख़त्म करने की कोई भी प्रोसेस जो है उसे हम नेट ज़ीरो बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कोई भी जो कंट्री है, देश है, वो अपने कार्बन एमिशन को ज़ीरो पर लेकर चला जाए। रादर इसका मतलब क्या होता है, नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है एक ऐसी इकोनॉमी या एक ऐसे ढांचे को तैयार करना जिसमें जब कार्बन एमिशन करने वाली चीज़ों का या तो आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही कम करें, ठीक है, और जिन चीज़ों से, ठीक है, कार्बन एमिशन हो रहा है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए कार्बन को एब्जॉर्ब करने के भी प्रॉपर अरेंजमेंट आपके पास हो। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस एब्जॉर्प्शन को आप कैसे इंक्रीज करोगे। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स। जैसे कि आप फॉरेस्ट लगाइए, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इस तरीके की जो गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। सो दिस व्हाट एक्चुअली मीन्स नेट ज़ीरो एमिशन या नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया ने इसके लिए क्या किया हुआ है। तो इंडिया ने पंचामृत टारगेट को यहाँ पर लिया है, जिसके हिसाब से 2070 तक, है ना, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2070 तक हमें क्या करना है, अपने कार्बन एमिशन को कम करना है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि पंचामृत स्ट्रेटेजी आखिर बोलती क्या है। तो सबसे पहले COP26 में, जो कि ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया 2070 तक अपना जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन है उसको अचीव कर लेगा। अब इंडिया इसे कैसे अचीव करेगा। सो इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। इसी के साथ इन्होंने बोला था दैट इट विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अगेन बाय 2030. Also, the total projected carbon emission will be reduced by 1 billion ton. Now, through 2030, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। Moving on to the next news. So this article is talking about दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सटल बर्निंग, उसके बारे में इसमें बात की जा रही है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आप गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पंजाब गवर्नमेंट का बोलना है कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ इस तरीके के टसल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो सीवियर और वर्स बना हुआ है। मतलब यहाँ पर ये तक बोल दिया गया था कि दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, जिसकी वजह से जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं इनकी छुट्टी कर दी गई। चलिए, हालांकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को, सटल बर्निंग को, हम बहुत सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं। एक बार फिर से उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर सटल बर्निंग, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पराली को जलाना, आखिर है क्या। स्टबल बर्निंग को समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर स्टबल होता क्या है। सो स्टबल इज कॉल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पैडी विच हैज़ इट रूट्स इन द अर्थ। अब देखिए क्या होता है, पैडी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद फार्मर्स क्या करते हैं, सपोज़ ये एक क्रॉप है और ये यहाँ पर इसका पैडी है, सपोज़ ये गेहूँ की फसल आपके पास है। नाउ व्हाट फार्मर्स डू कि इसकी अपर पोर्शन को तो कट कर लेते हैं, बट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ इट्स रूट्स एंड इसकी पत्तियाँ, जो सब कुछ है वो यहीं सॉइल में, मतलब जड़ के साथ लगा रहता है। या हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो पैडी क्रॉप्स जब यहाँ पर लगाई जाती हैं तो ये जो इसका इम्पॉर्टेंट या वैल्यूएबल पार्ट है उसे तो किसान क्या कर लेते हैं, उस अपर पार्ट को कट कर लेते हैं। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो उनके किसी काम का नहीं होता, उसे ज़मीन में ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। अब इसको जब ऐसा पीछे छोड़ दिया जाता है, ये जो क्रॉप रेसिड्यू है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टबल, ये जो क्रॉप रेसिड्यू है, जब इसे पीछे छोड़ दिया जाता है तो इसे फील्ड से निकालने की जगह एक ईजीएस्ट वे अडॉप्ट किया जाता है कि इसे जला दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग, या हिंदी में बोलते हैं पराली को जलाना।
So now the question arises, what is the time of the year we witness this stubble burning? तो देखिए जो पैडी क्रॉप्स हैं उनको जो हार्वेस्ट किया जाता है दैट इज़ बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन पंजाब एंड हरियाणा। फिर फार्मर्स क्या करते हैं, देन दे सो द वीट क्रॉप्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर अंटिल द मिडल ऑफ दिसंबर। अब आप देख रहे हैं इस दोनों के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है कि पूरी ज़मीन को क्या करें, बिल्कुल एक एक फसल को उखाड़ें, हाथ से प्लक आउट करें और दोबारा से दूसरी फसल को लगाने के लिए जगह बनाई जाए। सो व्हाट हैपन कि स्टबल बर्निंग की जाती है इस पूरे एरिया को, जहाँ पे ये रेसिड्यू पार्ट जो कि वैल्यूएबल नहीं है किसान के लिए, उसको एक साथ जला दिया जाता है। और मेजरली ये जो काम होता है ये अक्टूबर के टाइम पर या अक्टूबर के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है, ताकि जो आने वाली राबी क्रॉप है स्पेशली वीट, उसके लिए लैंड को तैयार किया जा सके। सिमिलरली क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग राबी वीट क्रॉप इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, stubble burning takes place usually in the month of April and May so as to prepare the field for upcoming खरीफ क्रॉप्स पैडी। तो इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ मैं, तो ये जो रेसिडुअल पार्ट है, जो बचा हुआ क्रॉप का पार्ट है, जो छोड़ दिया जाता है, जो किसान नहीं निकालता, उसकी वैल्यू का नहीं होता और उसे जला दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्टबल। और इसे जलाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्टबल बर्निंग या फिर पराली को जलाना। अब देखिए पहले क्या हुआ था, जब तक हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज नहीं थी तब तक किसान हाथ से या हंसिए की हेल्प से पूरी फसल को उखाड़ता था एक नई फसल को लगाने के पहले, जिसकी वजह से पराली नहीं बचती थी। अब जो नई मशीन्स आई हैं उसकी वजह से सिर्फ जो ऊपर का पार्ट है वो कट जाता है और रिमेनिंग पार्ट वहीं रह जाता है। इसी से फाइट करने के लिए हमने रिसेंटली ना पूसा डिकम्पोज़र तैयार किया था, लेकिन ये कुछ हद तक फेल हो गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जिसे हम समझेंगे। लेकिन वापस अभी टॉपिक पर आ जाते हैं स्टबल बर्निंग को लेकर कि अब भाई इससे आखिर नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है ना वो है पॉल्यूशन। धुंध जैसी सिचुएशन हमें दिखाई देने लगती है। अलॉन्ग विद दैट ज़मीन को जलाने से क्या होगा, जैसे ही हमने सॉइल के ऊपर जो फसल है उसमें आग लगाएंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करेगा डीप इनसाइड, और जो ह्यूमस है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है सॉइल की, वो भी डिग्रेड हो जाएगी। तो दो आपके पास आंसर आ गए, पहला पॉल्यूशन, दूसरा है सॉइल डिग्रेडेशन। अलॉन्ग विद दैट जो राइजोबैक्टीरियम यहाँ पर पाए जाते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं मिट्टी को बचा रखने के लिए, वो भी इसके जलाने से ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही बहुत सारे जो हमने बोला सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म होगी, हीट का पेनिट्रेशन सॉइल में होगा जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होगी, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी ऐसे क्या एडवांटेज हैं स्टबल बर्निंग के, जिसकी वजह से किसान अभी भी इसको फॉलो करते हैं। पहले तो ये क्विक और इजी मेथड है एंड द चीपेस्ट अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, एक बड़ी फील्ड में सिर्फ आग लगा देनी है। दूसरा जो वीड्स होती हैं इंक्लूडिंग दोज हु आर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे स्लग्स और जो पेस्ट हैं वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑल्सो जो नाइट्रोजन का टाई अप है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, जो बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम किसे फेस करनी पड़ रही है, तो सराउंडिंग एरिया में जो विंड अपने साथ इस धुएं को आसपास के एरिया में ले जाती है, और नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, जहाँ पर ये धुंध या फिर स्मॉग जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो इसी के लिए ना पूसा डिकम्पोज़र बनाया गया था। पूसा डिकम्पोज़र बेसिकली है क्या, एक कैप्सूल फॉर्म में जो फंजाई स्ट्रेन्स है उनको एक्सट्रैक्ट करके एक लिक्विड फॉर्मुलेशन बना दिया गया है। अब क्या होता है, इस फर्टिलाइज़र को जिसको बनाया गया है ना, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, जिसको किसान क्या करते हैं लिक्विड मिक्सचर में मिलाकर पूरी फील्ड पर छिड़क देते हैं। अब इससे होगा क्या, इसका एक टाइम पीरियड है लगभग 15 से 20 दिन का। जब ये लिक्विड इस जो रिमेनिंग रेसिडुअल पार्ट है वहाँ पर छिड़क दिया जाता है, तो लगभग 20 दिन का प्रोसेस लेके ये जो स्टबल हैं ये डिकम्पोज हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये फेल क्यों हो गया भाई? पहली बात तो किसानों को इसे परचेज करना पड़ रहा था, है ना। और ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ना 20 दिन का, 20 दिन तो डिग्रेड होने का टाइम है। इसके बाद इनको एटलीस्ट 45 डेज़ के लिए इस लैंड को भी छोड़ना पड़ रहा था। अब किसान के पास, हमने बताया ना आपको, ज़्यादा टाइम नहीं होता दोनों सीजन्स के बीच में, है ना, रबी और खरीफ।
क्रॉप्स को लगाने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता, इसीलिए तो जल्दबाजी के चक्कर में ये फील्ड को फायर अप कर देते हैं। इस वजह से भी जो पूसा डिकम्पोज़र है ये फेल हो गया। ऑल्सो अब परचेज़ करना पड़ रहा है, चीपेस्ट वे नहीं है, पैसे भी लग रहे हैं और साथ ही साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से जो किसान है वो इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, in the reference of the previous news, Supreme Court to hear Delhi NCR air pollution plea on 10th of November. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has announced that primary schools will remain closed due to increasing level of pollution in city, whereas 50% of government employees will work from home. अब आप देख पा रहे हैं, ये इमेज देखिए और आपको कंडीशन समझ आ जाएगी कि आखिर क्या हालात हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। This article is talking about Mauna Loa, that is the largest active volcano in the world, indicated that it could erupt. समझ लेते हैं कि आखिर ये पहले कहाँ पर है। तो ये इमेज जो आप देख पा रहे हैं पैसिफिक ओशन में, ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ हवाईयन आइलैंड। अब जब हम हवाईयन आइलैंड की बात करते हैं तो ये बेसिकली 5 वॉल्केनो से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अभी आपको ये इमेज क्लियर हुई कि ये कहाँ पर है। जब हम मैक्सिको से ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करेंगे इन दी पैसिफिक ओशन तो आपको क्या दिखाई देगा, हवाईयन आइलैंड। चलिए दूसरी इमेज से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इन 5 जो आइलैंड्स हैं इनके ग्रुप को, इस आर्किपेलागो को कंसाइजली क्या बोला जाता है, हवाईयन आइलैंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे वॉल्केनोज आपको दिखाई देंगे जिनके नाम आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ना। और इसमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दिस किलोवे वॉल्केनो, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी रिसेंटली 2018 में ही इसमें भी हमें एक्सप्लोजिव इरप्शंस देखने के लिए मिले थे। चलिए वापस आ जाते हैं माउना लोआ की तरफ। सो माउना लोआ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगर आप एरिया के पॉइंट में से देख रहे हैं तो ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, ठीक है। ये जो 5 वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं इसमें माउना लोआ क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। सो अगर हम कवरेज ऑफ एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं दैन इट इज़ द लार्जेस्ट वन, जो कि सबसे पहले अगर हम इरप्शन की बात करें तो 1843 में इसमें पहली बार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और तब से अभी तक लगभग 33 और 38 टाइम्स इसमें इरप्शन हुए हैं। अगर हम इसके लास्ट इरप्शन की बात करें तो लास्ट इसमें 1984 में इरप्शन हमें देखने के लिए मिले थे। अब देखिए आपको साथ ही एक और फैक्ट याद रखना है कि माउना लोआ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये लार्जेस्ट तो है बट नॉट द टॉलेस्ट। अगर हम टॉलेस्ट की यहाँ पर बात करेंगे ना तो ये आप देख रहे हैं ना माउना किया इज़ द टॉलेस्ट वन। इसी के साथ साइंटिस्ट का बोलना यहाँ पर क्या है, ये जो इरप्शन है ये यहाँ पर रिफ्ट की वजह से क्रिएट हो रहा है। रिफ्ट बेसिकली मतलब एक तरीके की दरार आ जाना, और हमें पता है ये जो पूरा आइलैंड है ये एक्चुअली डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स की वजह से बना है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर हम इसे क्यों बोलते हैं कि ये एक्टिव वॉल्केनो है या किसी वॉल्केनो को डॉर्मेंट या फिर किसी को बोलते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के वॉल्केनो होते हैं। सपोज़ अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखने की यहाँ पर कोशिश करें तो ये है वॉल्केनो का मैग्मा चैम्बर। जब ये मैग्मा चैम्बर पूरी तरीके से फुलफिल होता है ना तब हम इस तरीके के वॉल्केनोस को क्या बोलते हैं कि दे आर एक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब ये मैग्मा चैम्बर भरा है और ये है वॉल्केनो। यहाँ से किसी भी टाइम आपके पास क्या हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन। उसी के ऑपोजिटली अगर हम एक डायग्राम और बनाएं और उसको कुछ इस तरीके से देखें, सो वॉल्केनो यहाँ पर जो चैम्बर है ना ये अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो चैम्बर है ये इरप्शन के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम इन्हें डॉर्मेंट की कैटेगरी में डालते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द एक्सटिंक्ट वन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो एरिया है मैग्मा चैम्बर ये पूरी तरीके से ख़त्म है। सो यहाँ पर ये जो एक्टिव वॉल्केनो है ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं, है ना। हमें पता होता है कि हाँ जैसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, जैसे हम जो स्ट्रोमेली है हमारा, कि इनमें लगातार इरप्शंस हो ही रहे हैं क्योंकि अभी मैग्मा चैम्बर कैसा है, फुलफिल है। वहीं अगर हम डॉर्मेंट वॉल्केनोस की बात कर रहे हैं तो इन्हें ना डेंजरस माना जाता है,
ठीक है, दे आर द डेंजरस वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये ऐसी सुप्त अवस्था में होते हैं, ऐसी सोती हुई अवस्था में होते हैं कि पहले तो इनका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, ये कभी भी इरप्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है हमारे लिए माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ सिचुएटेड है, तंजानिया में। वहीं अगर हम एक्सटेंट वॉल्केनोज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, दी थर्ड वन, तो ये वो वॉल्केनोज है ना जो पिछले लगभग 10,000 सालों से डेड हैं, है ना। ये इनका चैम्बर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और इनके अभी अपकमिंग टाइम पे भी शायद ये इरप्शन करें या नहीं करें, ये कोई श्योरिटी नहीं होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए है माउंट हेल्सन, दैट इज इन ओरेगॉन, यूएसए। इसे डेड वॉल्केनो बोला जाता है क्योंकि जो इसमें लास्ट इरप्शन इसका आइडेंटिफाइड है वो 2,50,000 साल पहले का आइडेंटिफाइड है। तो इमेज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये शील्ड वॉल्केनो है। और जब हम माउना लोआ की भी बात कर रहे हैं तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि ये भी शील्ड वॉल्केनो ही है। चलिए, अब अगर हम शील्ड वॉल्केनो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं ये जो इसका एक्सटेंशन है ना, ये लगभग 180 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसका ये जो चैम्बर है ये पहले तो एक्टिव चैम्बर है। नाउ व्हाट हैपेंड यूजुअली, इस तरीके जो वॉल्केनोज बनते हैं ये बेसिक लावा से या बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। देखिए, आपको पता होगा लावास दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक। जब हम एसिडिक लावा की बात करते हैं तो एसिडिक लावा की खासियत क्या होती है, दे आर रिच इन सिलिका, लेकिन आयरन और मैग्नीशियम में कम होते हैं। वहीं बेसाल्टिक लावा की खासियत क्या है, दे आर लो इन सिलिका लेकिन दे आर रिच सोर्सेज ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते, बट इनकी जो फ्लूइडिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है और ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते। एक बार निकलेंगे दूर तक ट्रैवल करेंगे, अगेन निकलेंगे दूर तक ट्रैवल करेंगे, फिर निकलेंगे दूर तक ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से हमें सॉलिड लेयर्स देखने मिल जाती हैं। और अगर इसका हॉकाई व्यू देखें तो हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो इनका पहली खासियत क्या होगी, इनका जो स्लोप होता है वो जेंटल स्लोप होता है और ये काफ़ी दूरी तक ट्रैवल करते हैं। दिस ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड। You can also take the screenshot of this particular section. This we have already discussed. Okay, so moving next. It's time for current oriented one-liners, and first news is 5th November is observed as World Tsunami Awareness Day. Next, the Bank of England had made the biggest interest rate hike in 30 years to fight the increasing inflation in the country. The 12 lakh strong army has now registered an intellectual property right over its new combat uniform with a unique digital disruptive pattern. Next and the last news is Vadodara is the second Indian city to issue a municipal bond with assistance from the US Treasury Department's Office of Technical Assistance following Pune's bond issuance in 2017. So it's a quiz time, and first question is World Tsunami Awareness Day is observed on, and the next question is where is Mauna Loa volcano located? आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वी हैव एंटायरली डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.